वेलकम बैक टू द क्लास। अब अपन डिस्कस करेंगे दिसंबर 2021 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन। चलो पढ़ते हैं इसे। एक्स लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। एक्स लिमिटेड एक एमएनसी है। ओके। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 2185, यानी कि मार्केट में अभी ये किस पर चल रहा है, 2185 पर। ठीक। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 द कंपनी पेड ₹140 एज डिविडेंड पर शेयर। अब मुझे कोई ये बताओ कि ये D0 है या फिर D1। ये जो 140 है ये D0 है या फिर D1। तो ये कंपनी ने पेड किया है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा D0, क्योंकि कंपनी ने पे किया हुआ है। ठीक है, आगे देखें। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 12%, यानी कि ये हमें ग्रोथ रेट प्रोवाइड की गई है फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ग्रोथ रेट दे रखी है सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स के लिए है, तो इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देन 5% पर एनम फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। अब ये जो 5% दे रखी है ना, ये इनडेफिनेट पीरियड यानी कि परपेचुटी के लिए दे रखी है, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दो ग्रोथ रेट दे रखी है, एक 12% और एक 5%। तो इनके नामकरण कर देते हैं अपन। 12% का नाम रख देते हैं G1 और 5% का नाम रख देते हैं G2। ठीक है ना। G1 जो कि 12% है सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए, और G2 जो कि 5% है इनडेफिनेट पीरियड यानी कि परपेचुटी तक चलेगी। ठीक, आगे पढ़े। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इज 18%। शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कितना है, 18%। तो मुझे ये बताओ ये क्या है, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन। उस रेट को अपन बोलते हैं KE, एक्सपेक्टेशन रेट शेयर होल्डर्स की, या फिर बोलो कैपिटलाइजेशन रेट। इसी को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा, इसके इतने सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रखा है, करंट मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है वो दे रखा है, उसके बाद D0 डिविडेंड क्या दिया है 140, एक G1 12%, G2 5% और लास्ट में K। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को गिवन है, तो ये सब चीजें हम एक बार सॉल्यूशन में लिख देंगे, आप भी साथ साथ लिख लीजिए। आगे पढ़े। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहली रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सेकंड है ये बताओ कि ये शेयर ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस। अब ये कैसे पता करते हैं ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस, तो ये जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि KE जो है वो कितना है, 18%, जिसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, तो उन्होंने 18% का यहाँ पर हमें दे भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो अच्छी बात है, हमारे लिए थोड़ा टाइम बच जाएगा, और एग्जाम में वैसे ही टाइम कम होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़कर आपको एक बात समझ में आई होगी, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मैंने बताया था ना, इस क्वेश्चन को हल्के में मतलब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो देख लो आज दिख ही रहा है जिसमें 2 ग्रोथ है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और कब आया है, अभी रिसेंटली दिसंबर 21 अटेम्प्ट में। और कितने मार्क्स के लिए आया ये भी देख लो, 5 मार्क्स के लिए। देन इट मैटर्स, इट रियली मैटर्स। ठीक, तो चलो फटाफट कॉपी पर इसे अच्छे से करते हैं सॉल्व और प्रेजेंट, और फिर हम एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें घबराएंगे नहीं, हम डायरेक्टली उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे और 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि FM में एग्जामिनेशन आप लोगों की पक्की। चलो आते हैं फटाफट कॉपी पर। तो ये खुल गई हमारी कॉपी। यहाँ पर पहले हम लिख दिया है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, जिस किससे रिलेटेड है, डिविडेंड डिसीजन से। ठीक है, इतना लिख लिया।
अब आते हैं कि क्वेश्चन के क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन था करंट प्राइस ऑफ शेयर, शेयर अभी कितने में चल रहा है 2185। उसके बाद दे रखा था D0 डिविडेंड कितना पे हुआ है 140, G1 पहली ग्रोथ रेट जो कि 4 साल तक चलेगी दैट इज 12%, G2 जो कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगी दैट इज 5% और एट लास्ट KE 18%। ठीक है, ये सारे फिगर्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना, तो इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट क्रिएट किया है, दिख रहा होगा आपको, और हेडिंग डाला है कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब स्टेटमेंट में क्या है, तो उम्मीद है आपने इतना सब कुछ लिख लिया होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो जो जो उसमें गिवन है वो लिख लो। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे, कहाँ पर बढ़ेंगे हम, टेबल की तरफ। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं, ये हमारी आ गई पूरी टेबल, कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कैसे कंप्यूट करने वाले हैं, तो इस टेबल में सबसे पहले है ईयर, यानी कि जो साल होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने का है @18%, जो हमें दे रखा था कि वही है, और ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी, तो इसकी हमें टेंशन लेनी नहीं है। अमाउंट जो भी हमें मिलने वाला है ईयर्स में वो हम यहाँ लिखेंगे, और इस अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर देंगे। जो हमें मिलने वाला है वो अमाउंट में लिखेंगे, उसे इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, और एक बार ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो हम इन सब प्रेजेंट वैल्यू को टोटल कर लेंगे और हमारा आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फॉर्मेट समझ में आ गया कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हो इस फॉर्मेट में तो इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल, साथ के साथ आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है उतने ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझने में आसानी रहती है। ठीक है, और हम लोगों को तो इससे बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आओ फटाफट, उम्मीद है आप सब लोगों ने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम ईयर पर। तो ईयर 1, फिर ईयर 1 में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना दे रखा था 0.847। ठीक, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वैसे हम कैलकुलेट कर भी सकते थे, इतने मेहनती बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने जब ऑलरेडी दे रखा है तो क्यों ही करना। अमाउंट, तो पहले ईयर में हमें क्या मिलेगा, पहले ईयर में मिलेगा हमें D1। D1 कैसे कैलकुलेट होता है, D0 में अगर हम ग्रोथ मिला दें तो आ जाएगा D1। ठीक है, सिंपल है। तो D0 कितना था, D0 अपन को गिवन था 140 रुपीज। इसमें ग्रोथ ऐड करनी है। अब यहाँ ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के 4 सालों में जो ग्रोथ रेट होने वाली है वो होने वाली है G1 दैट इज 12%। तो 1 + 0.12, तो आपको क्या करना है 120 में 12% ऐड करना है, ये आ गया 156.8, यानी कि फर्स्ट ईयर में हमें क्या मिलने वाला है 156.8। इसे मैंने थोड़ा सा अलग से लिख दिया है जिससे कि क्लियरली विजिबल हो आप लोगों को। आप भी चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो और अच्छा दिखेगा। ठीक, सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। सेकेंड ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना दे रखा है 718। सेकेंड ईयर में हमें मिलेगा क्या D2। D2 कैसे कैलकुलेट होगा, सॉरी D2 कैसे कैलकुलेट होगा, D1 में हम प्लस करेंगे ग्रोथ रेट तो आ जाएगा D2। D1 हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था 156.8, इसमें हम ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे। ग्रोथ रेट यहाँ भी कौन सी चलेगी 12%, क्योंकि 4 सालों तक 12% ही चलेगी। तो 156.8 कैलसी पर करेंगे, इसमें 12% ऐड करेंगे तो ये आ गया 175.6। तो इसे आउटर कॉलम में लिख देते हैं 175.6। ठीक है ना। थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.608।
थर्ड ईयर में हमें मिलेगा क्या, D3। कैसे कैलकुलेट होगा, D2 में अगर हम ग्रोथ ऐड कर दे तो वो हो जाएगा D3। अगेन यहाँ पे जो ग्रोथ रेट आएगी वो क्या आएगी, G1। D2 अभी हमने कैलकुलेट किया था 175.6, ग्रोथ रेट 12%, तो 175.6 प्लस 12% ये आ गया 196.7। तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं 196.7, ठीक है ना। फोर्थ ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें दे रखा है 0.515, ठीक। फोर्थ ईयर में हमें मिलता क्या है, D4। कैसे कैलकुलेट होगा, D3 में अगर हम ग्रोथ ऐड कर दें तो आ जाएगा D4। इस साल भी क्या होगा, G1। D3 अभी कैलकुलेट किया 196.7, 1 प्लस 12%, तो 196.7 कैलसी पर करो, इसमें 12% ऐड करो तो ये आ जाएगा 220.3, 220.3, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अब आने वाला है इंपॉर्टेंट पार्ट फिफ्थ ईयर का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ ईयर पर। अब यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना फिफ्थ ईयर में क्या होने वाला है, क्योंकि अब तक जो ग्रोथ रेट थी वो थी G1 दैट इज 12%, लेकिन अब जो ग्रोथ रेट है G2 दैट इज 5%, वो परपेचुटी के लिए और वो कांस्टेंट होने वाली है। और मुझे बताओ जब कांस्टेंट हो जाती है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। आपने गॉर्डन मॉडल के कांस्टेंट ग्रोथ रेट में देखा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, D0 1 प्लस G अपॉन KE माइनस G। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पर D0 के बाद जो ग्रोथ लगती थी वो कांस्टेंट होती थी, ठीक है। लेकिन हमारे केस में D4 के बाद ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर D0 की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, D4, ठीक। D4 1 प्लस G। अब मुझे बताओ यहाँ पर G1 यूज होगी या फिर G2, तो यहाँ पर G2 यूज होगी क्योंकि हम फिफ्थ ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर के बाद। KE माइनस G, KE कितना है, तो अभी तो ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, और यहाँ पर G2, ठीक। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पर D0 यूज किया था तो कौन सी प्राइस आती थी, P0 की। अब हम D4 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, P4, ठीक है। और D4 हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे केस में दो ग्रोथ रेट है और जो दूसरी ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट होने वाली है D4 के बाद, ठीक है। तो हमारी ये जो ग्रोथ रेट है वो D4 के बाद कांस्टेंट होने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर D4 लिखा है। और अगर हम यहाँ पर D0 की जगह D4 लेते हैं तो वहां पर P0 की जगह P4 आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये जो मैंने अभी आपको बड़ी बात बोली ये आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 में भी कर चुके हैं, और मेरी इतनी आश्वासन है कि आपने वो कर लिया होगा। चलो अब फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। D4 अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 220.3, 1 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, G2 था हमारा 5%, KE कितना था, KE वही सेम 18% माइनस 5%, ठीक है। तो सबसे पहले D4 में ग्रोथ ऐड करते हैं 220.3 प्लस 5%, ये आ गया 231.3, और नीचे 18 में से 5 गए 13%, तो नीचे आ जाएगा 0.3, ठीक है। अब 231.3 डिवाइड बाय 0.13, ये आ गया 1779.2,
ठीक है, तो ये क्या कैलकुलेट होकर आया है हमारे पास P4। ठीक है, ध्यान रखना क्या कैलकुलेट होकर आया है P4 जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैंने पूरा रेड से लिख दिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 1779.2। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है, फिर से फोकस करना। ये जो चीज है वो क्या निकल कर आई है P4, यानी कि अभी हम कहाँ पर आ गए हैं P4 पर, और हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको 4th ईयर के से डिस्काउंट कर देंगे तो आ जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 5th ईयर में भी 4th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है P4। ठीक, और P4 की अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें 4th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ही डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा। चलो फटाफट आप सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ईयर 1 में 156.8 इंटू 0.847, ये आ गया 132.8। तो पहले ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 132.8। सेकेंड ईयर में 175.6 इंटू 0.718, ये आ गया 126.1। राउंड ऑफ करके लिख रही हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। रुक जाओ, अब सही। 196.7 इंटू 0.608, ये आ गया 119.59। ठीक है, इसको 6 कर देते हैं हम राउंड ऑफ करके। ठीक, आगे 220.3 इंटू 0.15, ये आ गया 113.5। आगे 1779.2 इंटू 0.515, यहाँ पर हमें 5th ईयर में 4th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिस्काउंट करना है। ठीक है, 916.3। अब पांचों साल की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है तो इसे फटाफट ऐड करते हैं और आ जाएगा हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 132.8 प्लस 126.1, 119.6, 113.5, 916.3। तो ये आ गया 1408। इसको नीचे लेकर जाते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू का टोटल लिखते हैं 1408.3। ठीक, ये आ गई हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आ गया, ये आ गई हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में था इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो, हमने कर दी। सेकंड पार्ट था क्या ये ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस। तो अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं करंट प्राइस क्या चल रही है इसकी। करंट प्राइस ऑफ शेयर, और देखेंगे हमने जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी वो कितनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस अभी मार्केट में चल रही है 2185 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है 1408.3। 1408.3। तो आपको यहाँ पर समझ ही आ रहा होगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 1408, लेकिन शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 2185, दैट मीन्स इसकी प्राइस ज्यादा है। तो ये कौन सा केस है, ये केस है ओवर प्राइस्ड का केस। ये केस है ओवर प्राइस्ड का केस। और मैंने आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 कराया था तब ये भी बताया था कि जब ओवर प्राइस और अंडर प्राइस होता है तो उसमें हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको याद होगा। जब भी ओवर प्राइस होते हैं तो वहां पर हमें डिसीजन लेना चाहिए सेल का।
ठीक है, क्योंकि मार्केट में प्राइस जो है वो ज्यादा चल रही है उसकी वैल्यू से, इसलिए हमें वहां पर बेच देना चाहिए, तो हम फायदे में रहेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो 6 था और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन, दोनों में ही इन्होंने डिसीजन नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि आपका बैड लक हो और आपके एग्जाम में वो ये भी पूछ लें कि ओवर प्राइस है अंडर प्राइस, और साथ के साथ ये भी पूछ लें कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट आपका, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, दैट मीन्स आपका बैड लक नहीं बल्कि आपका गुड लक रहेगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आप ये भी बता सकते हो कि ओवर प्राइस है तो कितने प्राइस है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस लिखकर यहाँ पर लिख देना, तो पता चल जाएगा कि कितने से मार्केट में ओवर प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख देना और यहाँ पर डिसीजन लिख देना। ठीक, साथ के साथ ये चीज एक और मैं करने के लिए दे रही हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, लेकिन मैं एक चीज और करने के लिए दे रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अंडर प्राइस्ड कब होता है और अंडर प्राइस में हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो कि आपको लेक्चर के बाद करना है। इस होमवर्क का इस क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो वैसे पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक और देना चाहूंगी, जिसको भी अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो वो अब क्लियर हो जाए। देखो क्या बताने जा रही हूं मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, ये जो भी हमने पूरा क्वेश्चन में किया है ना उसको मैं टाइमलाइन करके दिखा रही हूँ। ये टाइमलाइन क्यों करके दिखा रही हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को भूलना चाहो फिर भी आप क्वेश्चन भूल ना पाओ। ठीक है, उसके लिए करके दिखा रही हूँ, तो चलो लिखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पूछा था इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू आती है प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके, तो हमें हर चीज की क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। हर चीज की जो भी हमें मिलने वाला है उसकी क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो पहले क्या मिलने वाला था, D1, उसके बाद D2, उसके बाद D3, D4, और बाद में आगे यहाँ पर जो है वो रेट जो होने वाली थी वो कांस्टेंट होने वाली थी। इन चारों की जो ग्रोथ रेट थी वो एक थी, उसका नाम हमने G1 रखा था, और जो कि थी 12%। फिफ्थ ईयर से जो थी वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट होने वाली थी, उसका नाम हमने G2 रखा था, और वो कितनी थी, 5%। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और ये आपका फिफ्थ ईयर। ये टाइमलाइन से मैं समझा रही हूँ। तो देखो अब इसको क्या किया था हमने, D1 को कैलकुलेट किया। D1 को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल था, D0 हमें गिवन था और उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देनी थी। ग्रोथ रेट कौन सी, G1 वाली, और वो D1 कैलकुलेट हो गया था। एक बार D1 कैलकुलेट हो गया था तो हमने क्या किया था, उसको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए थे। D2 कैलकुलेट किया था, वो भी सिंपल, D1 में ग्रोथ रेट ऐड करी और उसको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए। D3 कैलकुलेट किया, उसे भी प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए। D4 कैलकुलेट किया, उसे भी प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए। यहाँ तक सब कुछ सिंपल था। D1, D2, D3, D4 सबसे पहले इन चीजों को कैलकुलेट किया था, उसके बाद उनको हम प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए थे। दिक्कत जो आई थी वो फिफ्थ ईयर में आई थी। फिफ्थ ईयर में हमने क्या किया था, फिफ्थ ईयर में दिक्कत आई क्यों थी, क्योंकि यहाँ से जो रेट होने वाली थी वो कांस्टेंट होने वाली थी। तो कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है D01 प्लस जी अपॉन KE माइनस जी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट D0 के बाद थोड़ी होने वाली है, वो D4 के बाद होने वाली थी। फोर्थ ईयर के बाद ही तो होने वाली थी, D4 के बाद होने वाली थी, तो हमने D4 का ही फॉर्मूला बना लिया। और यहाँ पर ग्रोथ रेट जो लगेगी वो कौन सी लगेगी, 2। ठीक है, अब जब P0 कैलकुलेट करते हैं तो D0 लगाते हैं। अब हमने D4 लगाया है तो यहाँ पर प्राइस भी कौन सी आएगी, P4। यानी कि ये सब करके हम कहाँ पहुंच गए, P4 पर, यानी कि इस जगह पर फोर्थ ईयर में। कहाँ पहुंच गए, फोर्थ ईयर में।
अब जैसे ही हम 4th ईयर में पहुंचे तो अब हमें इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर पहुंच गए, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने 4th ईयर का ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज किया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया था, लेकिन फिर भी हमने 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों लगाया? क्योंकि हम 4th ईयर पे आ चुके हैं। देखो P4 हमने कैलकुलेट कर लिया है, हम 4th ईयर पर आ चुके हैं। हम 4th ईयर पर आ चुके हैं, तो अब हमें आना है प्रेजेंट वैल्यू पर। तो हम 4th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ही इंटू करेंगे। तो क्वेश्चन में 5th ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको उसे यूज नहीं करना है, ठीक है, उसे बिल्कुल अनदेखा कर देना है। तो समझ में आ गया, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। पहले उन चीजों को कैलकुलेट करो और उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे ले आओ। जब जिस ईयर से वो कांस्टेंट होने वाली हो, तो सबसे पहले कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, उसको वहां तक लेकर आओ, जहां तक वो आ गया तो अब उसको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आना, ठीक है। एक चीज और मैंने पहले भी बताई है और इस क्वेश्चन में भी बताना चाहूंगी कि अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो 2 रेट थी, G1 और G2, लेकिन हो सकता है अगेन आपका बैड लक हो और वहां पर G3 भी आ जाए, यानी कि 3 ग्रोथ रेट आ जाए। तो वो कैसे हो सकता है? तो देखो, अगर एक कठिन से कठिन क्वेश्चन बनेगा तब बनेंगे 3 ग्रोथ रेट। तो वो ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अलग ग्रोथ रेट दे दे, तो आप उसका नाम रख देना G1। 3rd ईयर 4th ईयर की अलग ग्रोथ रेट दे दे, तो आप उसका नाम रख देना G2। और एक ईयर की जरूर आपको देगी जो कि कांस्टेंट होने वाली है, तो उसका नाम रख देना G3, ठीक है। तो अगर ऐसे 3 ग्रोथ रेट आ जाए G1, G2, G3, तो आपको पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से करना है जैसे हमने सॉल्व किया था। बस पहले वाले में G1 G1, यहां पर G2 G2, और ये लास्ट में जब कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाली रेट दे रखी हो तो यहाँ पर G3 यूज कर लेना, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। 2 रेट आ जाए या फिर 3 रेट आ जाए, आप ऐसे ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना, ठीक है।